केरल में रहने वाली थिय्या जाति के एक परिवार का ये चित्र वर्ष 1920 में लिया गया था। इसमें परिवार की 3 महिलाएं भी हैं। किसी ने भी अपने स्तनों को नहीं ढका है। पूजा की थाल लिए 4 हिंदू स्त्रियों का ये चित्र भी वर्ष 1920 में केरल का ही है। सभी ने पूरा श्रृंगार कर रखा है, लेकिन किसी के भी वक्षस्थल पर कोई वस्त्र नहीं। इंडोनेशिया में हिंदू बहुल बाली द्वीप के ये चित्र 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों के हैं। साप्ताहिक बाजार में घरेलू सामान का क्रय विक्रय करती महिलाओं को देखा जा सकता है। सभी ने केवल कमर के नीचे वस्त्र पहना है। ऊपर न ब्लाउज, न चोली, न ही कोई ढकाव छिपाव। सभी इसके साथ सहज हैं, स्त्रियां भी और पुरुष भी। और ये चित्र हैं बाली में ही कुम्हार का काम करने वाली युवा स्त्री का। सिर पर कपड़ा बांध रखा है, किंतु अपने खुले वक्षस्थल को ढकने का उसने कोई यत्न नहीं किया है। इसी प्रकार बाली में धान कूटती महिलाओं का ये चित्र देखिए। और ये चित्र वियतनाम की एक युवा स्त्री का है। पहनावा थोड़ा अलग है, किंतु यहां भी स्तनों को लेकर कोई संकोच या शर्म नहीं दिखती। ये फिलीपींस के एक गांव का दृश्य है। महिलाएं घरेलू कामकाज में व्यस्त हैं, किंतु किसी ने भी अपनी छाती नहीं ढकी है। केवल दक्षिण पूर्वी देश ही नहीं, ये चित्र है अफ्रीकी देश घाना के केप कोस्ट में रहने वाली महिलाओं का। और ये श्रीलंका की एक ग्रामीण स्त्री का चित्र है, जो वर्ष 1902 में खींचा गया था। जापान में तो ईसा से भी कई शताब्दी पहले से महिला गोताखोरों की परंपरा रही है। इन्हें वहां की भाषा में अमा कहते हैं। ये उन्हीं का एक पारंपरिक चित्र है। और ये दोनों फोटो वर्ष 1900 के आसपास ऑस्ट्रेलिया में लिए गए हैं। मुस्कुराती हुई महिलाएं और मां बेटे ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी सभ्यताओं के थे। ब्रिटिश ईसाइयों ने उनकी पूरी नस्ल और संस्कृति का ही सफाया कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के पास के द्वीप न्यू गिनी का ये चित्र भी मूल निवासी महिलाओं के नृत्य का है। भारत समेत विश्व भर की मूल निवासी सभ्यताओं के ये चित्र हमने इसलिए दिखाए ताकि आप समझ सकें कि मात्र 1 शताब्दी पहले तक स्त्रियों के वक्षस्थल का दिखना आज की तरह हव्वा नहीं था। विशेष रूप से समुद्र तटीय क्षेत्रों में, जहां उमस भरी गर्मी पड़ती है, स्त्रियां भी वैसे ही रहती थीं जैसे पुरुष। यही वो समय था जब इन क्षेत्रों में अरब से आए बर्बर अब्राहमिक मजहबों का प्रभाव बढ़ने लगा था। ये दोनों ही मजहब पुरुष की आदिम इच्छाओं पर आधारित थे। उनके लिए स्त्री उपभोग की वस्तु थी। तथाकथित आधुनिक पश्चिमी प्रवासियों ने अफ्रीकियों, भारतीयों, दक्षिण पूर्वी एशियाई स्त्रियों के खुले वक्षस्थल को देखकर क्या किया होगा, उसका अनुमान आप इन चित्रों से लगा सकते हैं। लगभग 100 से 150 वर्ष पुराने ये चित्र बताते हैं कि उन सीधी साधी स्त्रियों को अनुमान तक नहीं रहा होगा कि अरब और यूरोप से आए यौन कुंठित कबीलाई पुरुषों के लिए उनकी खुली छाती का अर्थ कुछ और ही है। बहुत पहले जब इस्लाम और ईसाई मजहबों ने हमारे सांस्कृतिक ताने बाने को नष्ट किया था, तब तक स्त्रियां अर्थव्यवस्था से लेकर परिवार तक में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थीं। वे अपना जीवन साथी चुनती थीं, परिवार बनाती थीं, अपने मातृत्व पर गर्व करती थीं। उन्हें किसी फेमिनिस्ट की आवश्यकता नहीं थी जो उन्हें बताए कि ब्रा ना पहनना नारी स्वतंत्रता की निशानी है। एक मां के रूप में वे अपने खुले स्तनों के साथ सहज थीं। वे ही नहीं, उनका पूरा परिवार और समाज सहज था।
भारत और विश्व भर के इन ढेरों उदाहरणों को देखकर क्या आप विश्वास करेंगे कि कभी ब्रेस्ट टैक्स जैसी कोई चीज रही होगी? आपने भी वो कहानी सुनी होगी कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में केरल के त्रावणकोर में कथित निम्न जाति, विशेष रूप से नादर और इजावा समुदाय की महिलाओं को अपने स्तन खोल कर रखने पड़ते थे, क्योंकि यदि वे इन्हें ढकना चाहें तो बदले में उन्हें टैक्स देना पड़ता था। इसे मूलक्करम कहते थे, जिसका अर्थ है ब्रेस्ट टैक्स। ये दावा कितना विश्वसनीय है, कोई भी व्यक्ति इस वीडियो के आरंभ में दिए उदाहरणों से समझ सकता है। इन उदाहरणों से पहले के भी ढेरों लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनके अनुसार केरल में स्त्रियां अपना वक्षस्थल स्वाभाविक रूप से और स्वेच्छा से खुला रखती थीं। 17वीं शताब्दी में आए डच यात्री विलियम वैन न्यूहॉफ ने त्रावणकोर की तत्कालीन रानी अश्वथी थिरुनल उमयम्मा के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि मुझे महारानी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके चारों ओर 700 से अधिक सैनिकों का पहरा हर समय रहता है। सैनिकों ने मालाबार शैली की पोशाक पहनी थी, लेकिन महारानी के शरीर का ऊपरी हिस्सा अधिकांशतः नग्न था। कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लापरवाही से उनके कंधे पर लटक रहा था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं वे विलियम वैन न्यूहॉफ ने ही बनाए हैं। 17वीं शताब्दी में आए इतालवी यात्री पिएत्रो डेला वेले ने लिखा है कि त्रावणकोर में पुरुष और महिलाएं दोनों ही कमर के ऊपर वस्त्र नहीं पहनते। फ्रांसीसी कैथोलिक मिशनरी अब्बे डुबोइस ने वर्ष 1815 में लिखे अपने मैनुअल हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज में लिखा है, केवल वेश्याएं ही अपनी छाती को ढकती हैं ताकि ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। यहां पर स्तन ढकना पुरुष को लुभाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। केरल में तैनात रहे ब्रिटिश पुलिस अधिकारी फ्रेड फॉसेट ने भी लिखा है कि मालाबार में रहने वाला कोई भी स्थानीय निवासी टॉप या किसी अन्य वस्त्र से अपनी छाती को नहीं ढकता था। अस्पतालों में अंग्रेज नर्सों ने स्थानीय थिया जाति की महिलाओं को अपने स्तन ढक कर आने को बोला तो वे भड़क गईं और कहा कि हम वेश्या नहीं हैं कि अपने स्तन को ढकें। 19वीं और 20वीं शताब्दी के भी ऐसे ढेरों चित्र मिलते हैं जिनमें नायर और नंबूदिरी परिवारों की स्त्रियां सार्वजनिक स्थानों पर बिना स्तन ढके देखी जा सकती हैं। सबसे प्रामाणिक साक्ष्य है राजा रवि वर्मा का बनाया ये चित्र। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में त्रावणकोर की रानी भरनी तिरुनाल पार्वती बाई का ये चित्र है। उन दिनों अंग्रेजों का अधिकार पूरे देश पर हो चुका था और अंग्रेजी पहनावे का प्रभाव समाज पर दिखने लगा था, लेकिन रानी ने केवल एक पल्लू जैसे कपड़े को अपनी छाती पर रख लिया है। यदि इस परिवार ने कथित निम्न जातियों की महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया होता तो रानी ने स्वयं ही अपने वक्षस्थल क्यों खुले रखे? ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। त्रावणकोर के किसी भी पुराने अभिलेख में ब्रेस्ट टैक्स या उससे मिलती जुलती कोई चर्चा नहीं मिलती। इंटरनेट पर वर्ष 2007 के पहले एक बार भी ब्रेस्ट टैक्स या मूलक्करम शब्द नहीं प्रयोग किया गया है। हालांकि वर्ष 2000 में एस.एन. सदाशिवन नाम के एक लेखक ने अ सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में त्रावणकोर राज्य में ब्रेस्ट टैक्स के बारे में लिखा है। उसने इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं दिया। इसके बाद 8 मार्च 2007 को अंग्रेजी अखबार पायनियर में ब्रेस्ट टैक्स पर एक लेख छपा। इसमें कहानी कुछ और आगे बढ़ी और नंगेली नाम की एक महिला के बारे में बताया गया जिसने ब्रेस्ट टैक्स के विरुद्ध विद्रोह किया था। नंगेली से जब टैक्स कलेक्टर्स ने पैसे मांगे तो उसने
हंसिए से अपने दोनों स्तन काट कर दे दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। नंगेली के पति ने भी उसकी चिता में कूदकर जान दे दी। ये कहानी सी राधाकृष्णन नामक व्यक्ति ने लिखी थी। बाद में उसने स्वीकार किया कि ये केवल कहानी थी जो उसने अपनी कल्पना के आधार पर लिखी थी। वर्ष 2009 में टी मुरली नाम के एक कम्युनिस्ट पेंटर ने अपने ब्लॉग पर नंगेली की कहानी पर आधारित चित्र बनाकर डालना आरंभ किया। टी मुरली के ब्लॉग को देखें तो उसकी विकृत मानसिकता का पता चलता है। उसने हिंदू देवी देवताओं और ब्राह्मणों को लेकर बहुत भद्दी टिप्पणियां की हैं। टी मुरली खुद को नास्तिक बताता है, लेकिन ईसाई या इस्लाम मजहब के बारे में उसने कभी कोई अपमानजनक टिप्पणी करने का साहस नहीं दिखाया। टी मुरली के चित्रों के बाद ही दुनिया भर की हिंदू विरोधी शक्तियों, कम्युनिस्टों, चर्च और इस्लामिस्टों ने नंगेली की कहानी को हाथों हाथ ले लिया। दावा किया जाता है कि चर्च ने एक मोटी रकम देकर टी मुरली से ये चित्र बनवाए थे। इसके बाद ब्रेस्ट टैक्स और नंगेली नामक चरित्र को इतिहास के रूप में स्थापित करने का काम शुरू हो गया। इस विषय पर ढेरों पुस्तकें लिखवाई गईं, फिल्में और सीरियल बने, ढेर सारा साहित्य रचा गया। नंगेली की जाति से लेकर उसके गांव तक का नाम बता दिया गया। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में ब्रेस्ट टैक्स की कहानी को सीबीएसई स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक में डाल दिया गया। इसमें नादर समुदाय के साथ अत्याचारों की बात की गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों ने नंगेली पर कॉमिक्स बनाना आरंभ कर दिया, ताकि बच्चों के मन में डाला जा सके कि हिंदू कितने बर्बर और असभ्य लोग होते हैं। कहानी में नई कल्पना जोड़ी गई कि महिला के स्तनों के आकार के आधार पर ब्रेस्ट टैक्स की राशि तय की जाती थी। नंगेली को नारी अधिकारों की योद्धा की तरह प्रस्तुत किया जाने लगा। वर्ष 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने महिला दिवस पर नंगेली के बारे में ये लेख छापा। इसे पढ़ें तो समझ में आता है कि ऐसे लेखों की विषय वस्तु कहीं और से तैयार करवा के छपवाई जा रही थी। बहुत योजनाबद्ध तरीके से एक झूठ गढ़ा जा रहा था। कहानी में समय के साथ साथ नए चरित्र जुड़ते गए। अब बताया जाने लगा कि टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला इसलिए किया था ताकि वहां की दलित महिलाओं को ब्रेस्ट टैक्स से छुटकारा दिलवाया जा सके, जबकि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि टीपू ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना लूटने के लिए हमला किया था। 28 जुलाई 2016 को ब्रिटेन के कुख्यात मीडिया संस्थान बीबीसी ने केरल में जाकर नंगेली का गांव, घर, सब कुछ ढूंढ निकाला। एक कल्पना, किंवदंती और दुष्प्रचार को वास्तविकता का चोला पहनाया जा चुका था। लेकिन 3-4 महीने बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि बरसों से गढ़े ब्रेस्ट टैक्स के झूठ की धज्जियां उड़ गईं। जिस नादर समुदाय को पीड़ित बताया जा रहा था, उसी ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दी कि कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के अध्याय कास्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्रेस चेंज में उनके बारे में आपत्तिजनक बातें पढ़ाई जा रही हैं। ये वही अध्याय था जिसे मनमोहन सरकार के समय जोड़ा गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नादर समुदाय हमेशा से प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर रहा है। हमने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और देश के लिए बलिदान दिए। आज भी व्यापार और अर्थव्यवस्था में नादर समुदाय की प्रमुख भूमिका है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील को सही माना और एनसीईआरटी को आदेश दिया कि उस चैप्टर को हटाया जाए। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर जब एनसीईआरटी ने अमल किया तो कांग्रेस, कम्युनिस्ट, चर्च और इस्लाम की पूरी चौकड़ी तिलमिला उठी। 27 दिसंबर 2016 के अंक में आउटलुक पत्रिका ने यह लेख छापा। एनसीईआरटी पर आरोप लगाया गया
कि वो जातीय भेदभाव के इतिहास पुस्तकों से हटा रही है। लेख में कहा गया कि ईसाई मिशनरियां केरल में शिक्षा के प्रचार में लगी हुई थीं। वे नादर समुदाय के लोगों का धर्मांतरण कर रहे थे ताकि एक शक्ति के रूप में समाज में बदलाव ला सकें। पूरे लेख में बताया ही नहीं गया कि नादर समुदाय के बारे में वो चैप्टर नादर समुदाय की ही याचिका पर कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। आउटलुक पत्रिका के इस लेख की भाषा से लगता है कि मानो इसे किसी पत्रकार ने नहीं बल्कि ईसाई मिशनरी ने लिखा है। वापस लौटते हैं मूल प्रश्न पर कि ब्रेस्ट टैक्स वास्तव में क्या था। इसका उत्तर बहुत सरल है। त्रावणकोर साम्राज्य के समय 14 वर्ष की आयु के बाद नौकरी या मजदूरी की अनुमति दी जाती थी। कमाई के बदले एक छोटा हिस्सा उन्हें टैक्स के रूप में देना होता था। लड़कियां जो टैक्स देती थीं, उसे बोलचाल की भाषा में मूलक्करम या ब्रेस्ट टैक्स कहते थे, जबकि लड़कों को मीशक्करम यानी मूछ टैक्स देना होता था। अब कोई इनका शाब्दिक मतलब निकाल ले तो अर्थ का अनर्थ होना ही था। इतिहासकार मनु पिल्लई के अनुसार केरल के कुछ हिस्सों में पिछली शताब्दियों में अलग अलग जातियों और कार्यों के आधार पर टैक्स लिए जाने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यह कहना कि इसका उद्देश्य उन्हें अपने स्तनों को ढंकने से रोकना था, ये तथ्यों से परे है, क्योंकि उन दिनों तो रानियां और अभिजात्य महिलाएं भी अपने स्तनों को नहीं ढकती थीं। अब प्रश्न उठता है कि ब्रेस्ट टैक्स का झूठ क्यों गढ़ा गया। इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कारण है। वर्ष 1741 में डच नौसेना ने त्रावणकोर पर हमला किया था। तब मार्तंड वर्मा राजा हुआ करते थे। उनकी सेना ने डच सैनिकों को बुरी तरह से परास्त किया था। इसे कोलाचेल युद्ध के नाम से जाना जाता है। उन दिनों डच नौसेना विश्व में सबसे शक्तिशाली हुआ करती थी। किसी यूरोपीय महाशक्ति पर किसी एशियाई सेना की वो पहली विजय थी। कोलाचेल युद्ध में डच सेना केवल हारी ही नहीं, बल्कि उसके 28 सबसे बड़े अधिकारियों को राजा मार्तंड वर्मा के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इनमें डच सेना का कमांडर एडमिरल डेलनॉय भी था। इसके बाद डच सेना ने कभी भारत की ओर मुड़कर नहीं देखा। यह अलग बात कि आधी शताब्दी बाद ही त्रावणकोर को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। हालांकि कोलाचेल युद्ध में मिली अपमानजनक हार को चर्च कभी भी पचा नहीं पाया। उनके मन में त्रावणकोर के राजघराने के प्रति दुर्भावना हमेशा रही। त्रावणकोर का धन वैभव इस्लामी लुटेरों के लिए सदैव ईर्ष्या का विषय रहा और कम्युनिस्टों के लिए यही पर्याप्त था कि त्रावणकोर के राजा अत्यंत धार्मिक, दानशील और परोपकारी हुआ करते थे। स्वतंत्रता के बाद जब जब अवसर मिला, त्रावणकोर राजवंश को कलंकित करने के भरपूर प्रयास किए गए। ब्रेस्ट टैक्स ही नहीं, ऐसे झूठ भी फैलाए गए कि त्रावणकोर राज्य में शूद्रों को राजमार्गों पर चलने की अनुमति नहीं होती थी। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने ही की थी। वे अपने आप को भगवान विष्णु का दास मानते हुए जनता की सेवा को अपना उत्तरदायित्व मानते थे। स्वतंत्रता के बाद त्रावणकोर राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद से ही पद्मनाभ मंदिर के कोष पर सेकुलर सरकारों की गिद्ध दृष्टि टिक गई। 2011 में केरल सरकार ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया था। मंदिर में विधर्मियों को घुसाने और संपत्ति लूटने का अभियान चल पड़ा। पद्मनाभ मंदिर की परंपराओं और पूजा पद्धतियों को बदलने के प्रयास किए गए, लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर त्रावणकोर राजघराने का ही अधिकार रहेगा। यह चित्र 13 जुलाई 2020 का है, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद त्रावणकोर राज परिवार के सदस्य मंदिर को बचाने की खुशी में फूट फूट कर रो पड़े थे। और अब आज के समय के ये दो चित्र देखिए। ये केवल उदाहरण है,
ये समझाने के लिए कि स्त्री के वक्षस्थल को लेकर दोनों ही विदेशी अब्राहमिक मजहबों की कुंठा कितनी गहरी है। उनके प्रभाव में आज हमारे समाज में भी ऐसी विकृतियां आ चुकी हैं, लेकिन हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। वर्तमान को सही संदर्भ में समझ सकें, इसके लिए इतिहास को जानना आवश्यक होता है। ब्रेस्ट टैक्स कुछ और नहीं बल्कि भारतीयों को बांटने और काटने के षड्यंत्रों का ही एक और हिस्सा है। इस वीडियो के सभी संदर्भ हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जिन लोगों की रुचि सत्य में हो वे स्वयं भी इसकी पड़ताल कर सकते हैं, और जो अपने ही शत्रुओं के दुष्प्रचार में फंसकर शुतुरमुर्ग की भांति अपनी गर्दन रेत में गाड़ना चाहें, उनकी सहायता तो ईश्वर भी नहीं कर सकता।